हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लिए आए हैं उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय से जुड़े हुए हमारे जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, इसमें हम वो सभी प्रश्न कराएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी थ्योरी है। चाहे तो आप थ्योरी के लिए बताएंगे तो कमेंट में थ्योरी भी डाल देंगे। फिलहाल अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है। तो न्यायालय में के बारे में क्या सही नहीं है, उच्च न्यायालय के बारे में। तो देखिए, द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र का अधिकार में है, ये सही है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये भी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये गलत है। ये ऊपर ही बताया गया है, ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और उच्च न्यायालय लोक हितवादी से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है, ये भी सही है। तो गलत हो जाएगा कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये वाला। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय द्वारा। ये UPRO 2016 का प्रश्न है, आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, इसका अनुच्छेद देख लेते हैं। आर्टिकल 224 के तहत जो है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है उच्च न्यायालय करता है। आप चाहे तो इसे पॉज करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की समेकित निधि के अंतर्गत से। तो राज्य की जो समेकित निधि है उससे जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, अनुच्छेद 202(3) के तहत। नेक्स्ट है हमारे पास, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है। तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की जो सेवानिवृत्ति आयु है वो है 62 वर्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्ति हैं वो 62 वर्ष की उम्र में अनुच्छेद 217 के तहत 15वें संविधान संशोधन, पहले जो थी ये 60 वर्ष थी 1963 से पहले, जो है 15वां संविधान संशोधन होता है 1963 में, और 217(1) के तहत जो है यह उम्र 62 वर्ष कर दी जाती है। और से इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आप देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास कि निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, बिल्कुल सही है। ये उस समय का है जब, ये उस समय, आप तो बहुत बढ़ गए हैं, ये 2002 के समय का है, तो उस हिसाब से इसका आंसर दिया गया है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, ये भी सही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है, ये भी सही है। तो ये क्वेश्चन तो अब भी सही है, लेकिन ये क्वेश्चन चेंज हुआ है पहले वाला, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ये इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो और अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि उच्च न्यायालय के कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है वो पता करें। देश में 18 उच्च न्यायालय हैं, ये तो गलत है, 25 तो उस समय पर ही थे 2002 में। दूसरा है, उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार राज्य एक राज्य से अधिक पर है, ये भी गलत है। किसी भी संघ राज्य के क्षेत्र में अपना उच्च न्यायालय नहीं है, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली का है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो लास्ट है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 62 वर्ष तक उम्र पद धारित करते हैं, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी लोअर में पूछा गया है। ये देखिए जो है, इसको जो है निरस्त कर दिया गया था। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या क्या है। तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या जो थी वो उस समय पे 21 थी, लेकिन अब जो है वर्तमान में 25 है, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में
से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो ये है कोलकाता का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये कुछ और क्षेत्राधिकार वाले हाई कोर्ट दे रखे हैं, आप इनको भी एक और बार चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो देखिए ये है बम्बई। तो बम्बई का जो है एक से अधिक राज्यों के लिए है। आप चाहो तो इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर से देख सकते हो। तो बम्बई जो उच्च न्यायालय है वो महाराष्ट्र के लिए तो है ही, साथ में गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव के लिए भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के कितने उच्च न्यायालयों के अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? तो ये हैं हमारे 3 ऐसे न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो गुवाहाटी है, बॉम्बे है और पंजाब एवं हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो देखिए जो ये उस समय पे प्रश्न आया था, उस समय पे उसके हिसाब से आंसर था मणिपुर सही। तो अब मणिपुर नहीं है, जबकि मणिपुर के में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी है 25 मार्च 2013 में। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, हमने वैसे फिर भी आपको करा दिया है, तो आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो देखिए ये किए गए थे हमारे, एक तो आपको ऊपर ही मिल गया था, मेघालय में और मिजोरम में और मणिपुर में। ठीक है, तो ध्यान रखना मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में जो है उस समय पे हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। 3 राज्यों में, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में और मिजोरम में जो है हमारे हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 2013 के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बेंच हैं? देखिए सबसे अधिक बेंच जो है मुंबई उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है, दोनों में जो है बराबर बेंचेस हैं। आप इनको इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो ये है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। तो मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है, बाकी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, निरीक्षण क्षेत्राधिकार ये सभी आते हैं, परामर्श नहीं आता है। ठीक है, बाकी सारे क्षेत्राधिकार जो है अनुच्छेद 226 में दे भी रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है उस उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट की अधिकारिता के। तो जब कोई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वो उस उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट की अधिकारिता के अंतर्गत कार्य करता है। तो देखिए इसमें दे रखा है, आपका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण यानी कि क्रिटियोरी रिट जारी की जा सकती है। तो क्रिटियोरी यानी कि उत्प्रेषण रिट 5 प्रकार की रिट है। आप 5 प्रकार की रिट के बारे में आपको बताएंगे। तो ये पूछ रहा है स्पेशल उत्प्रेषण रिट कब लगाई जा सकती है? तो उत्प्रेषण रिट तभी लगाई जा सकती है जब एक अधीनस्थ न्यायालय को वह पुनः निरीक्षण यानी कि रिव्यू होती हुई एक मामले की विशेष कार्रवाई का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। तो ध्यान रखना ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो उत्प्रेषण जो है अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का जो है परीक्षण करती है। ये आपको ऊपर वाले क्वेश्चन से ही जज गया होगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो ये होती है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कब वक्तव्य दी गए हैं, कथन और कारण आपको बताना है। तो देखिए पहले कथन पढ़ लेते हैं। तो कथन कहता है हमारा, न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की किस कोटि में आता है। तो न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। तो ये है कथन का। कारण भी चेकआउट कर लेते हैं। कारण है कि न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार के दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ दंड के बारे में वर्णन किया गया है, बाकी सही है, दोनों ही है, लेकिन ये इसकी कोई सही व्याख्या नहीं करता। तो इस हिसाब से ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है, उच्च न्यायालयों की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो परमादेश की शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार, यानी कि उपरोक्त सभी अधिकार आते हैं। ये यूपीपीसीएस 1997 का प्रश्न है, आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से कथन निष्कर्ष आ गया, फिर से चेकआउट करते हैं एक बार। तो कथन कहता है हमारा, भारतीय नागरिकों के अधिकार को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। तो ये कथन है। कारण बताते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी करता है। तो बिल्कुल सही है, ये सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए परमादेश जारी करता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की जो है सभी अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो ए और आर दोनों सही हो जाएंगे और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो करते हैं विचार। पहला कथन है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की रीति के समान है। तो बिल्कुल सही है ये तो। दूसरा है हमारे पास, उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष अभिभाषण नहीं कर सकता। तो ये गलत है, कर सकता है। जो है जब उसकी सर्विस जो है ओवर हो जाएगी, उसके बाद वो अब वापस से अपना समापन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो वो त्यागपत्र संबोधित करता है भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2217 अनुच्छेद 217 के पार्ट के हिसाब से जो है 62 वर्ष की उम्र से पहले वह चाहे तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया था, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया था। तो ये थे न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि पहली बार जिसके संसद का महाभियोग लाया गया था, वो लाया गया था रामास्वामी, न्यायमूर्ति रामास्वामी के खिलाफ 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद बनाम राम भूमि विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है, वह किस प्रकार का है। तो वह है श्वेताधिकार मुकदमा, टाइटल सूट। तो श्वेताधिकार मुकदमा है, टाइटल सूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला लिया है कि वह एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। तो ये भी हमारा कारनामा इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है, हाई कोर्ट का इलाहाबाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
और देखिए कई बार ये मामला पूछ लिया जाता है, तो ये था आपका रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 का मामला था कि इसमें ये निर्णय दिया गया था कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैरकानूनी है, क्योंकि इस प्रकार तलाक पवित्र कुरान तथा भारतीय संविधान दोनों के विरुद्ध है। मुस्लिम महिलाएं विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत एक ही बार में 3 तलाक कहने को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया। तो ये किसकी सूची में आता है? संज्ञेय अपराध की को सूची में कहा जाता है। और सबसे पहले आया था ये निर्णय रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। 2008 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो ये उस समय के हिसाब से पूछा गया था, छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, तो आप इसे देखें या ना देखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये राजीव गुप्ता थे, हम बता देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो ये किया था न्यायाधीश HR खन्ना की रिपोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो जिला न्यायाधीश शब्द जो है अनुच्छेद तो 233 में आया है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है अनुच्छेद 6 233 के तहत आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा, तो ये नहीं होगा अधिकरण न्यायाधीश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कथनों पर विचार करना है, तो कौन सा सही रहेगा? पहला है कि न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में, तो ये गलत है। दूसरा है कि न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते, तो बिल्कुल सही है। न्यायिक हिरासत का मतलब यही होता है कि बिना जो है किसी एक लीगल एडवाइजरी के कोई भी पुलिस वाला जो है उससे कोई भी किसी प्रकार की पूछताछ नहीं कर सकता है। ये CRPC की 1973 की धारा में आता है और ये जो है बहुत बार ये पूछे जाते हैं आपके UPSI में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि लोक अदालतों को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए ये तीनों ही सही नहीं है, हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। ये तीनों ही सही नहीं है, तीनों ही गलत है, तो ये हो जाएगा। अब इनको बताने का फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि कई बार जब हम बताते हैं तो आपके दिमाग में सही चीज़ के साथ साथ गलत चीज़ भी बैठ जाती है, जो कि आपको आंसर क्लिक करते समय बहुत जो है नुकसान देती है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं, तो ये गलत है। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादी को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, बिल्कुल सही है। सिविल मामलों को भी नहीं देख सकता, ऐसे कोई मामले नहीं, बस ये एक तरीके से सुलहकर्ता के रूप में कार्य करती ग्राम पंचायत है। इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 है। भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट इनका मानस पुत्र है, तो इनके जो मानस पुत्र हैं वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते थे उच्च न्यायालय से और न्यायालय से वो हमने आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको केंद्र राज्य संबंध के क्वेश्चन कराएंगे जो कि पहली परीक्षा में पूछे गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।